तो चलिए आज हम लोग इम्तियाज अहमद के ऑब्जेक्टिव सेशन की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो प्राचीन बिहार का सब्जेक्टिव जो था उसको हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा है। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। और पहला जो चैप्टर जो है मगध साम्राज्य का उत्थान है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष भी बोलते हैं इसको। और इसी चैप्टर से जो प्रश्न जो पहला प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत का और विकास का श्रेय किसे जाता है, किस एम्पायर को जाता है जिन्होंने साम्राज्यवाद की शुरुआत की। ठीक है, तो ध्यान रखें मगध को जाता है। किसको जाता है, तो ध्यान में रखना मगध को जाता है। साम्राज्यवाद की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, मगध को जाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी थी, कहाँ थी, तो क्या बताएंगे। बिल्कुल, तो ध्यान रखना इसकी जो है गिरिब्रज थी, जिसको राजगृह भी करते हैं या फिर राजगीर भी कहते हैं, ठीक है। 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और इसके वास्तुकार कौन थे, आर्किटेक्ट कौन थे मगध के। तो ध्यान में रखना महागोविंद का नाम ध्यान में रखना है। देखिए माइक बहुत इको करने लगा, जल्दी से माइक बंद कीजिए, जिनका भी इको हो रहा है तो मैं परमानेंटली बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो महागोविंद, ठीक है, जो कि कहते हैं कौन थे, तो मगध के वास्तुकार थे, ठीक है। महाभारत तथा पुराने के अनुसार मगध का सप्रथम राजवंश कौन था, तो सप्रथम राजवंश जो था बृहद्रथ राजवंश था, पढ़ा है हम लोगों ने। और इसके जो फाउंडर जो थे कौन थे, ध्यान में रखना है बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ ने आरंभ की थी। और जरासंध का किसके साथ युद्ध के बारे में जानकारी आपको महाभारत में आपको देखने को मिलता है। जरासंध और किसके बीच में युद्ध हुआ था, भीम भीम के साथ, ठीक है। मगध जनपद का संस्थापक कौन था, तो क्या बताएंगे, तो बृहद्रथ तथा जरासंध की बात करेंगे। पहला बृहद्रथ था, उसी का पुत्र की बात करेंगे तो जरासंध था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो बिंबिसार को बोलेंगे। और कब किया था, तो 544 में। कब किया था, तो 544 में, ठीक है। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे, तो हर्यका डायनेस्टी के थे। किसके थे, बिल्कुल। अब बिंबिसार की बात करेंगे तो ध्यान में रखेगा महात्मा बुद्ध के मित्र भी थे। और किसके रिश्तेदार थे, किसके साले लगते थे ना, 60 बनोई का रिश्ता था। किनके बीच में 60 बनोई का रिश्ता था, प्रसेनजीत, अच्छा, इनके साथ था, क्या नाम था यार, महावीर के साथ। महावीर के पापा थे, पापा नहीं मामा थे, लगेंगे ना सर, मामा साल बन हुई थे, 60 बनोई थे, हाँ, ठीक है जी। ध्यान में रखना है। रिलेशन शुरू हो गया था। हाँ, परसेंट इसका रिलेशन इसलिए था ना कि चलना, क्या ना, महावीर के माँ का नाम क्या था, यशोदा। महावीर का माँ का नाम त्रिशला, ठीक है। तो किस राज्य की राजकुमारी थी वो, लिच्छवी का, लिच्छवी की राजकुमारी का नाम था, ठीक है। चेतक की बहन चेलना जो था, नहीं चेलना नाम था, क्या नाम था, हाँ थी ना, तो वहां से बिंबिसार की वाइफ थी जी। तो दोनों जो थे दामाद जो थे एक ही फैमिली के थे, मतलब महावीर के पिताजी और इनके, ठीक है, मतलब ये बिंबिसार साहब, तो दोनों में रिलेशन था। एक राजा, बिल्कुल, ठीक है। राजा तो महावीर भी थे, हालांकि उन्होंने साधुत्व को स्वीकार कर लिया था दूसरी बार। लेकिन अगर राजा की बात करें, महावीर भी आगे का राजा होते ही, और क्या नाम है, बुद्ध भगवान भी होते ही। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की बात करेंगे, किसके काल में प्रारंभ हुआ, तो ध्यान रखें बिंबिसार के शासन काल में मगध का क्या होता, उत्कर्ष प्रारंभ होता है, ठीक है। अब बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो चलना से किया था, चलना से किया था ना, कौशल देवी से किया था, खेमा से किया था। खेमा पंजाब से थी, कौशल देवी प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में इसको रखना। खेमा भी बोलते हैं, क्षेमा भी बोलते हैं, जो है सो लिखिए, ठीक है। बज्जी संघ की राजकुमारी थी चलना, ठीक है। इसी परिवार में महावीर की माँ भी इसी परिवार से आती थी, ठीक है। अब आते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीत लिया, अंग को जीत लिया था, ठीक है, बिल्कुल। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, अजातशत्रु, ठीक है, बिल्कुल। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी, दुर्ग, राजगीर में दुर्ग किसने बनाया था, ठीक है। और स्तूप की स्थापना किसने कहा, अजातशत्रु ने करवाया था, ठीक है। बज्जी संघ में लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। बज्जी संघ में लिच्छवियों को पराजित करने मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी, वैशाली की नगर वधु थी, ठीक है।
अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम रथ मुसल महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया है? लिच्छवी। रथ महाशिलाकंटक हथियार का प्रयोग आपको ये बाहुबली फिल्म में भी दिखाया गया है, ठीक है। जो मारते जो नचा के जो जाता है दूर के, बड़ा बड़ा पत्थर जो गिरता, वही महाशिलाकंटक था। रथ प्रथम मुसल भी मगध था। साम्राज्य का, हाँ रथ मुसल भी था। रथ मुसल भी घूमते रहता है, जल्दी जल्दी कटते रहता है, नहीं देखते हैं पंखा वाला। हालांकि पंखा टाइप का रथ मुसल नहीं था, उसमें पत्थर था, पत्थर घूमता था खूब तेजी से, ठीक है। इसमें पंखा दिखा दिया तो थोड़ा सा उसी तरह से मिलता जुलता है, मैथोलॉजी है तो वहां से तो उठाया ही है, ठीक है। अब बात करेंगे और उसमें जो कौन सा एम्पायर के बारे में दिखाया है उसमें, बाहुबली में कौन सा था? महेशमती। महिष्मती, लेकिन वो महास्मृति महाजनपद वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उठा लिया कैरेक्टर वहां से, दूसरी बात है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में, ठीक है, जिस समय बौद्धिज्म और जैनिज्म का भी उत्कर्ष हो रहा था, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन। उदयन ने की थी, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन। तो उदयन ने बनाया, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, उदयन ने बनाया, ठीक है। हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्या बताएंगे? नागदशक था, ठीक है। और हरेक के उपरांत मगध पे किस वंश का शासन आया, तो बता ही दोगे आप लोग। अभी हम लोगों ने चर्चा किया है शिशुनाग का। किसका? शिशुनाग। इसका फाउंडर कौन था? शिशुनाग ही था। नागदशक की हत्या करके इस राजवंश की नींव रखी थी। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को राजधानी किसने बनाया था? शिशुनाग ने। शिशुनाग का पुत्र का नाम क्या था जो कि राजधानी को फिर उठा के ले जाता पाटलिपुत्र? कालाशोक, ठीक है, ध्यान में रखना है, कालाशोक, ठीक है। तो किस शासक ने पाटलिपुत्र का पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। किसने बनाया? कालाशोक। कालाशोक को काकवन कहते थे। कहाँ कहते काकवन इनको? घटना चक्र में, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी में, या फिर पुराणों में कहा गया है? पुराणों में, ठीक है, पुराणों में इसको काकवन कहते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो क्या बताएंगे? कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में, ठीक है। और द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नीचे तो दिया हुआ है, जो सोचते हैं सो प्रश्न इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, बुद्ध के मृत्यु के 100 साल के बाद, ठीक है। द्वितीय बहुसंगीति का अध्यक्षता किसने की थी? शवाकामी, ठीक है। क्या नाम था? शवाकामी ने किया था। महाकश्यप पहले का था, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ये पहला का है, ये दूसरा का है, ये तीसरा का है, ये चौथा का है, ठीक है। ये सब बेसिक प्रश्न है, ये सब गलती करने में बहुत तकलीफ होती है मुझे, ठीक है। ये सब प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया, ठीक है। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक, हालांकि इस पुस्तक को बीपीएससी भाव नहीं देता, इसको छोड़िए इसको। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियो का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एकराट कहा गया? इतना सारा नाम किसका था? भारी भरकम नाम। महापद्म नंद। क्षत्रियो का नाश करने का इन्होंने बोला था, भाई साहब हम करेंगे, ठीक है। क्षत्रियो से इनकी बनती नहीं थी। रीजन क्या है इसके पीछे कभी सुनाऊंगा फुर्सत में, ठीक है। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घानानंद। घानानंद कह लीजिए, घानानंद जो कहना कहिए। कालाशोक का पुत्र ही था ना? नहीं, इसके पिता कौन है किसी को पता ही नहीं, ठीक है, इसीलिए तो क्षत्रियो से नफरत करता था। तो हर जगह तो बोलता है 62 संत। नहीं, इसके पिता का रियल नाम क्या सो नहीं पता। इसकी माँ जो थी दरबार में काम करती थी, ठीक है, संबंध थे इनके माँ का, ठीक है, और किसका पुत्र है उसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, अज्ञात। प्रथम बहुसंगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। कब हुआ? तो 483 में, जिस साल बुद्ध की मृत्यु हुआ उसी साल, ठीक है। प्रथम बहुसंगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ? राजगिरी या फिर गिरिब्रज में, ठीक है। फिर कोई वीडियो देखेगा तो कहेगा से क्या 50 आदमी के साथ बैठ के मतलब क्या लिखा था, बहुत कॉमेडी टाइप के लिखी थी क्या से, और कोई काम नहीं क्या? 50 पर आदमी के साथ मिलके वीडियो बनाते हैं।
नहीं, उसने तो जो भी क्लास देखा होगा ना, उसमें देखा होगा सिंगल आवाज आता है, ठीक है, एक आदमी अकेले वीडियो बनाता है। ये कौन सा है जिसमें 50 लोग है वीडियो बनाने की प्रक्रिया में शामिल? उसको ये चीज समझ में नहीं आया, ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग है। प्रथम बहुसंगीति की रचना किसने की थी? तो महाकश्यप ने, ठीक है। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया? महापद्म ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें ना अशोक खुशी खुशी नहीं मार कर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले महापद्म नंद ने किया था, इसलिए मैं इसे वार्न कर रहा हूं, ठीक है। तो कलिंग को जीतने का काम सबसे पहले महापद्म नंद ने किया था, परमानेंटली अशोक के समय मिल गया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से अगर बात करेंगे, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदय। काला सूत्र। इस किताब की इंग्लिश वर्जन नहीं आती है, ठीक है, ध्यान में रखना, इसलिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा हिंदी में ही, ठीक है। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया और आगे चल के पाटलिपुत्र नगर बना? वज्जियों के से। वैशाली को बजे। ई कौन है? होगा मसाले का बच्ची। अवंती तो उज्जैन हुआ। नहीं, अंग को मिलाया था बिंबिसार और इसको बज्जी को मिलाया था अजातशत्रु, बस सरकार के सहायता से मिलाया था ना। क्या इसमें लिखा हुआ? मगध के, ध्यान में रखना है, मगध के शासक अजातशत्रु किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया और आगे चल के पाटलिपुत्र वैशाली के बज्जी होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। किला बनाता है ना, काफी लंबा खाई खुदवा देता है, ठीक है, ताकि कोई नगर में प्रवेश न कर पाए, क्योंकि उसको डर लग रहा था सब वैशाली के ऊपर जो आक्रमण कर रहे हैं, तो वैशाली का बज्जी भी जो है वह भी पाटलिपुत्र पे आक्रमण कर सकता है, लेकिन कभी करता नहीं है, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक की बात करेंगे, बताइए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त की सहायता से प्राप्त की थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 320, ठीक है, कहीं के पे 321 भी रहेगा। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ध्यान में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ? 315 ईसा, ठीक है, ध्यान रखना, 315 कहीं के पे 314 भी होगा, ठीक है, ठीक है, यही तारीख है ना, भूल गलत तो नहीं लिख रहा हूं, 314 से 299 देता है, ठीक है, यही 14-15 वर्षों के आसपास रहा था, ठीक है। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सेल्यूकस, ठीक है। किस शासक के शासनकाल में मगध पे 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री था, किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य का प्रधानमंत्री था, ठीक है, किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य का प्रधानमंत्री था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री चाणक्य था ना। सॉरी, वही भावना को समझिए, ठीक है, बस हो गया। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। यूनानियों का, ठीक है। वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन करते हुए वर्णन उपलब्ध है, किसमें वर्णन उपलब्ध है? इंडिका। बिल्कुल, तो ध्यान रखना, इंडिका में है, ठीक है। देखिए, इसका आंसर इंडिका भी हो सकता है, इसमें अर्थशास्त्र भी हो सकता है, ठीक है, दोनों सही है। आगे आते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पे किस राजवंश ने शासन किया था? नंद के बाद मौर्य आएंगे, ठीक है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताइए। कौटिल्य। पाटलिपुत्र को शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत में मिलता है? मेगास्थनीज, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, कौन बना? बिंदुसार बना, ठीक है। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगली वत्स रहते थे? किसके दरबार में पिंगली वत्स रहते थे?
बिंदुसार। बिंबिसार, ठीक है। तो पिगली वत्स की बात करें किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। पिंगल, किनके माइक को हो रहा है? गुड़िया माइक बंद कीजिए आप, ठीक है। पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। अशोक के बारे में किसने भविष्यवाणी की थी? महान राजा बनेगा था। इस बात को सुनकर बिंदुसार काफी चिढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि बिंदुसार एज ए फादर अशोक को नहीं पसंद करता था, ठीक है। तो अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? 13वां शिलालेख में। देखिए कुछ पड़ोसी राज्य के बारे में जानकारी दूसरा, ठीक है, 13वां, ये दोनों में मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे 13वां है इसलिए 13वां होगा। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? क्या बताएंगे? अशोक के काल। अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्तिसा। मोगलीपुत्तिसा। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? 251। कहीं कहीं पे 250 भी होगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलते, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली? अशोक। पांचवा राज्य बना दिया, क्या राम? पांचवा राज्य, ठीक है, पांचवा प्रांत। किस युद्ध में भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तथा उसने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को स्वीकार कर ली? कलिंग युद्ध, ठीक है, ध्यान में रखना है, कलिंग युद्ध, ठीक है। अब आते हैं, अशोक का धम्म था, क्या था अशोक का धम्म? नैतिक आचरण संहिता, ठीक है। कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, 2 घंटा के अंदर में हम लोग खत्म करेंगे इसको। 2 घंटा नहीं लगेगा, 1 घंटा के अंदर में सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। मौर्य सम्राट के केंद्रीय न्यायालय कहां पे था? तो पाटलिपुत्र में, ठीक है। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? सबसे पहले बोध गया की यात्रा। अपने शासन के कैमे वर्ष बोध गया की यात्रा? 10वें वर्ष में। 10वें वर्ष, ठीक है। कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, जाएंगे तो बहुत पछताएंगे, ठीक है। गाना आया था ना, बहुत पछताओगे, वही वाला, ठीक है, इसलिए पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। समझ रहे हैं ना? वो गाना बहुत अच्छा था, मैं भूल गया, बहुत बढ़िया गाना था, ठीक है, मैं सुनूंगा आज उसको। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के दौरान, मतलब धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष में की थी? मतलब किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष में, ठीक है। अशोक के स्तंभलेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए थे? क्या बताएंगे? चंपारण जिले। चंपारण में भी आप ध्यान में रखोगे तो पूर्वी पश्चिमी दोनों चंपारण है, ठीक है। बिहार से प्राप्त होने वाला, हाँ वो आएगा आगे, ठीक है, सब प्रश्न आएगा। बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभलेख में नहीं है, कौन है? तो रुमनीदई नहीं है, क्योंकि रुमनीदई कहां से प्राप्त हुआ है? तो नेपाल के तराई से, ठीक है, हाँ, लुम्बिनी में ही पड़ता है, लुम्बिनी के पास में ही 5 किलोमीटर हट के, ठीक है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। 5वां प्रांत कौन था? तो आप लोग बता ही दोगे। पाटलिपुत्र। 5वां प्रांत कौन है? 5वां पाटलिपुत्र था, है? कलिंग। क्या मतलब? कलिंग, ठीक है। था। हाँ, अगर पूछा जाए, प्राची प्रांत कहते थे ना, पूर्वी प्रदेश को कहते थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पूर्वी बिहार वाला हिस्सा, ठीक है, तो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। तो बिहार जो था, ध्यान में रखना, उसको प्राची प्रदेश या फिर पूर्वी प्रदेश कहते थे, ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? काठ का। लकड़ी का बना था, ठीक है। चंद्रगुप्त का राज्य प्रसाद की बात करेंगे तो कहाँ पे था राज्य प्रसाद इसका? कुम्हार पटना में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। कुम्हार से कितने स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या फिर राजमहल मिला? स्तंभ याद रखो, कितना स्तंभ है इसमें? 80 है। कितने स्तंभ है? तो स्तंभ की बात करेंगे 80 है, ठीक है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान एवं शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बतना कर सकते? किसने कहा ये? मेंस में एक दिन मैं काट के, मैं नाम ना फाइहान को काट दिया था, तो किसी ने मुझे मैसेज किया था सर, उसने फाइहान ने बोला था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, मुझे पता था एरियन ने बोला है, ठीक है, लेकिन किसी ने मुझे बोला था सर नहीं सर फाइहान ने बोला है, ठीक है। तो ये फाइहान नहीं होगा, मेंस की कॉपी में सर मॉडल आंसर में फाइहान लिखा हुआ है और सब लोग उसी को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसके ऊपर अगर क्वेश्चन लिखा, मौर्यन एम्पायर के बारे में मैंने क्वेश्चन दिया था, मौर्य कला के बारे में, तो सब उसमें फाइहान सब लिखे हुआ है, ठीक है, जिसको मैंने काटा था, तो ध्यान रखना। क्या ये देव द्वारा निर्मित है? देवों से सुंदर है, हाँ। और एरियन ने बोला था भाई साहब, न तो इसकी तुलना सूसा कर सकते हैं, न कि एक बेतना कर, दोनों के दोनों मिडिल ईस्ट की बहुत ही महान शासक थे, ठीक है। अब आते हैं आगे प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था यह मानव कृति नहीं है वरन देवों के द्वारा निर्मित है? यह फाइहान कहा था, ठीक है,
ये फाहियान ने कहा था, ठीक है। इसने ये क्या कहा था, देवों के द्वारा निर्मित है, ये फाहियान ने कहा था। किस शासक ने गया के निकट बाबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। 4 गुफाएं, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार तथा कर्ण, ठीक है। तो इस थोड़ा उल्टा लिखा हुआ, इसको पढ़िए। सबसे पहले कर्ण, कफ और कर्ण, उसके बाद क्या आएगा, चौप और चौपार, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद वाह, विश्व झोपड़ी या फिर सुदामा, पहले सुदामा, ठीक है, अब फिर मतलब विश्व झोपड़ी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपी गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। दशरथ किसका पुत्र था? अशोक था। बिल्कुल, ठीक है। तो ये मुख्यतः ये गुफा जो थे नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविक के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया गया, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित है। मौर्यकालीन चामर ग्रामरी की यक्षी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? यक्षी की प्रतिमा, बिल्कुल, ठीक है। तो दीदारगंज, ठीक है, पटना से, ठीक है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल के बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई थी? कहां से प्राप्त हुई है? लोहानीपुर से। ये पड़ता है पटना में पड़ता है, जैन तीर्थंकर, ठीक है। ये नेक्ड है, क्या है ये? तो प्रतिमा जो मिली है ना, इसके पता नहीं से किसका है, लेकिन नेक्ड है, इससे पता चलता है इसे जैन तीर्थंकर रहे होंगे, ठीक है, उसी से अंदाजा लगाया गया है, ठीक है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है, किसने किया है? तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो मेगास्थनीज ने, ठीक है। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध तथा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासन में बौद्ध सभा कहां पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी ड्यूटिये डायनोसियस नामक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा गया, ठीक है। बिंदुसार। तो ध्यान, ये डायनोसियस की बात करेंगे ना, डायनोसियस, तो ये फिलाडेल्फस का राजदूत था, जिसको टॉलमी ड्यूटिये भी कहते थे। बिंदुसार के दरबार में आया था, लेकिन अशोक के साथ भी रहा था ये, ठीक है। तो कभी अगर अशोक अगर ऑप्शन में रहे, ठीक है, और रहे से 1 2 दोनों, तो उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे इसका आंसर अशोक भी लिया कि डायनोसियस अशोक के दौरान भी रहा था। लेकिन आया था किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में आया था, लेकिन अशोक के साथ भी इसने अपनी व्यक्तित्व बना के रखी थी, दरबार में अशोक के दौरान भी रहा था, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं पे इसका देखेंगे उत्तर अशोक भी होगा। देखा आप लोगों ने? हाँ, चलिए। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक नाम उपनाम धारण किया था? किसने ये बातें कही है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पालीब्रोथस या फिर पाटलिपुत्रक, मतलब पाटलिपुत्र का पुत्र कह सकते हैं, ठीक है। स्टेरबो कहते हैं ऐसा। यूनानी दूत, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? डोमिलिक्सस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? ठीक है, ध्यान रखना है, इसको डाइमेकस कहते हैं, ठीक है। यूनानी नाम है ये, इसलिए लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन सा स्तंभ है? भारभू है, ठीक है। बराबर की गुफा के उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में हुआ है? तो क्या बताएंगे? आजीविकाओं के रूप में, ठीक है। अशोक की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी अशोक की राजधानी? ठीक है, तो पाटलिपुत्र थे, ठीक है। मौर्य काल में पाटलिपुत्र के प्रशासन 30 नागरिकों के द्वारा संचालित करती थी, 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित। यह कथन किसका है? तो क्या बताएंगे? मेगास्थनीज का, ठीक है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्या बताएंगे? केंद्रीयकृत था, ठीक था। करों का बोझ अधिक था, तो ठीक था। प्रशासन तंत्र कठोर था, तो ठीक था। सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, तो अपनाई। उसने विदेशों के साथ संबंध स्थापित किए, बिल्कुल किए। उसने प्रजा हित और कल्याण के लिए उपाय किए, तो बिल्कुल किए। देव नाम पिए के नाम से किस शासक को संबोधित किया जाता है? तो ध्यान में, अशोक को कहते हैं। देव नाम पिए का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। इससे पता होता था अशोक जो था सहिष्णु शासक था, फिर असहिष्णु शासक था, टॉलरेंट या फिर इनटॉलरेंट, क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान रखना, सहिष्णु था, ठीक है। ध्यान में रखना है, सहिष्णु था। सभी धर्मों की प्राथमिकता ये देते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? कुछ बच्चों का कंप्लेन आ रहा है। दिख रहा है सर। ठीक है, चलिए। जिनके साथ दिक्कत आ रहा है कट कराइए, ठीक है। धाम महामात्र का कार्य क्या था? दिक्कत होता है। हाँ, वही तो इसीलिए बोलते हैं ना, कहीं बार बार आना जाना नहीं होना चाहिए ना। एक जगह जाइए, पसंद आए तो रुक जाइए, नहीं तो लेफ्ट कीजिए, सो जाइए। मतलब न तो पढ़ रहा है, न तो ढंग से सो रहा है, ठीक है। सोना भी अच्छा काम होता है, सही प्रयोग कीजिए समय का।
धम्म महापात्र का कार्य क्या था? ध्यान, लोगों के बीच दान वितरण करना, धम्म नीति का क्रियान्वयन करना, जन कल्याण के उपाय करना, सारे ही थे। ठीक है, बात करेंगे आगे। ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजू का कार्य क्या था? क्या राजू क्या कार्य करते थे? नायक जो हम्म, ग्रामीण क्या करते थे बताइए? करते तो सब डिड्यूसरी भी था ग्रामीण लेवल पे, रिलेटेड था वो। बिल्कुल। तो राजू की बात करेंगे तो ध्यान में रखेगा, न्यायिक काम करते थे, राजस्व का विभाग समझता था। ठीक है, ध्यान रखे, ग्रामीण प्रशासन का काम देखता था, सारा ही काम था। ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट था। हम्म, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मौर्यकालीन विद्वान को किस नाम, मौर्यकालीन विद्वान में किनका नाम आता है बताइए? कौटिल्य तीनों का आता है सर। कौटिल्य, पाणिनि, उपवर्ष सभी। तो किसका आता है? कौटिल्य और पाणिनि। तो कौटिल्य का नाम आता है, ध्यान में रखेंगे। तो रुका हुआ है, कौटिल्य का नाम आता है, पाणिनि का नाम आता है, साथ में अगर बात करेंगे तो उपवर्ष का नाम भी आता है। ठीक है, ये भी लैपटॉप डाउन हो सर गया। पाणिनि नंद में थे ना? पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। ठीक है, कौन? हो सकता है कि मौर्य में भी रहे होंगे। हाँ बिल्कुल रहे होंगे, ये कह नहीं रहे होंगे। महापद्म के समकालीन थे, लेकिन उसके बाद भी थे जिंदा। बिल्कुल। ठीक है, बताना मौर्यकालीन स्थापत्य का सुंदर उदाहरण क्या है? तो पाटलिपुत्र राव प्रसाद के अवशेष तो है, दीदारगंज की यक्षिणी है, बराबर की गुफाएं भी है। ठीक है, राजगीर की सोन भंडार की गुफा नहीं है। ठीक है, तो इसका बी आंसर है। ठीक है, अशोक की धम्म नीति की जानकारी कहां से मिलती है? कहां से मिलती है इसकी धम्म नीति? तो इसकी धम्म नीति की जानकारी की बात करेंगे तो द्वितीय शिलालेख से मिलती है, सातवें शिलालेख से मिलती है, द्वादश शिलालेख से मिलती है। ठीक है, सारा ही सही है। ठीक है, अशोक ने किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया है? तो नौवें शिलालेख में। ठीक है, ध्यान रखिए, शिलालेख को थोड़ा एक बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दान और धम्म दान के बीच में अंतर को स्पष्ट किया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन का कौन सा कारण नहीं था? ठीक है, तो आर्थिक संकट नहीं था, विदेशी आक्रमण है, अयोग्य शासक है, प्रांतीय विद्रोह तो है ही, क्योंकि हमेशा होते रहते थे। ठीक है, मौर्योत्तर में आते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पे किस वंश का शासन आया? तो क्या बताएंगे? शुंग का। 185 में शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में ऐसा कहा जाता है क्योंकि कहते हैं इसने बुद्धों के साथ बहुत अधिक उत्पीड़न किया था। ठीक है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय में हुआ? तो क्या बताएंगे? शुंग के शासन काल में। ठीक है, हरा दिया था इसने। ठीक है, पाटलिपुत्र डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? तो क्या बताएंगे? 185 में। 185 में ये वंश बना ही था। मगध पे प्रथम ब्राह्मण राज किसने स्थापित किया? अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पे कौन सा वंश आया? तो क्या बताएंगे? कण्वा थे। ठीक है, इसका फाउंडर कौन थे? कण्व का फाउंडर कौन थे? वासुदेव। ठीक है, क्या नाम था? वासुदेव था, दिया हुआ है। ठीक है, कण्व वंश का फाउंडर कौन था? वासुदेव था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके सचिव था, उसका मंत्री था वसुदेव ने मगध पर कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की किसने की? तो आंध्र सातवाहनों ने। किसने समाप्त की? आंध्र सातवाहनों ने, जिसका फाउंडर कौन था? सिमुक था। ठीक है, कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? क्या बताएंगे? मित्र वंश। ठीक है, हालांकि इसकी जानकारी बहुत कम है, नहीं पढ़ते इसके बारे में। ठीक है, शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो क्या बताएंगे? तो शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने आपको बिहार के आपको गया से आपको देखने को मिलेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विहार को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? पकड़ कर लाया था इसको। ठीक है, ध्यान में, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह से परास्त किया। हरजाने के रूप में वहां से अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षापात्र, एक अद्भुत मुर्गा, चमत्कारी मुर्गा के बारे में मैंने चर्चा किया ना, उसको मतलब लेकर आया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? वीवीआई क्वेश्चन, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हर्यक आएंगे, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद क्या आएंगे? कण्व आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, कण्व की राजधानी कहाँ थी? तो कण्व की राजधानी भी पाटलिपुत्र होगा। ठीक है,
कलिंग राजा खारवेल ने मगध पे कब आक्रमण किया तो क्या बताएंगे? तो पहली शताब्दी के ईसा पूर्व के अंत में मगध पे आक्रमण किया था इसने, कलिंग का राजा खारवेल। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल कहाँ के कीमती उपहार प्राप्त किया? ठीक है, ध्यान में, अंग एवं मगध से। ठीक है, तो कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो अंग एवं मगध से। एक्चुअली में वो ना जीन के प्रतिमा था, पदचिन्ह शामिल था, उपहारों में जीन के प्रतिमा था तथा पदचिन्ह जो था शामिल था। ध्यान में, कलिंग राजा खारवेल किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को मानता था। ये भी आप ध्यान में रखो, किस धर्म को? तो जैन को मानता था। ठीक है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत मगध पर शासन रहा, किसका रहा? अब तक कुषाण, तो कुषाण के बाद लिच्छवियों का। किसका? लिच्छवियों का। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तब पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में 185 में। ठीक है, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो क्या बताएंगे? कनिष्क ने उसको प्रश्रय दिया था। ठीक है, किसने दिया था? हाँ, चलो आप गुप्तकालीन बिहार में आते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का साल क्या है? तो क्या बताएंगे? 320। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। अब महाराजा धीराज की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? बता ही दोगे आप लोग? बिल्कुल, चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र में। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, 320 में इसने गुप्त संवत की भी शुरुआत की। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी का दौहित्र कहा? VVI क्वेश्चन है, क्योंकि इनका नानी का गांव कहाँ था? दौहित्र का मतलब क्या होता है? नाती और नतनी को दौहित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये लिच्छवी के नाती थे या फिर नतनी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। ठीक है, इनका नानी गांव जो था लिच्छवी था, इसलिए इसको लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। ठीक है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे जाता है? क्या बताओगे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो क्या बताएंगे? तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो क्या बताएंगे? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो मेघवर्मन ने गया में, ठीक है, मेघवर्मन ने गया में बात करेंगे तो एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति किससे मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से मांगी थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो क्या बताएंगे? किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ? तो कुमार गुप्त ने किया था ना, तो गुप्त युग में। बिल्कुल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक क्या है? तो क्या बताएंगे? कुमार गुप्त। ठीक है, अब आते बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा था। नहीं, केवल पाटलिपुत्र की बात हो रही, पूरे मगध एम्पायर की बात नहीं हो रही है, ध्यान में रखना है। केवल पाटलिपुत्र 3 साल, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? क्या बताएंगे? कहां से आर्यभट्ट आते थे? तो पाटलिपुत्र से। गुप्त काल में एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से मिली है? कार्तिकेय। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में बहुत रेयर ही इनका मिलने को मिला, शाहाबाद से मिला है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कार्तिकेय की पूजा नॉर्थ इंडिया में नहीं होती है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ठीक है, सुल्तानगंज भागलपुर से। लेकिन ये भारत में आप नहीं है, इसको उठाकर ब्रिटिश लोग ले गए थे। कहाँ के संग्रहालय में आपको दिखेगा ये मूर्ति? बर्गिंगम। क्या नाम है? बर्गिंगम के संग्रहालय में ये मूर्ति है। ठीक है, 7.5 फीट, ध्यान में रखिएगा। उस दिन कंफ्यूजन हो रहा था 7.5 फीट, मुझे 6.5 फीट मेरे दिमाग में चल रहा था। 7.5 फीट का है, ये कांसे का है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, गुप्तकालीन है, ध्यान में रखना है। राजगीर में मणिनाग मंदिर के पत्थर पे खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों का चित्र है, ये किस काल से संबंधित है? तो क्या बताएंगे? गुप्त काल। तो मणिनाग मंदिर कहाँ पे मिलेगा? मणिनाग मंदिर कहाँ पे? मणिनाग मंदिर राजगीर में। ठीक है, राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो क्या बताएंगे? तो गुप्त काल में। ठीक है, तीर भुक्ति जिसको आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? तो क्या बताएंगे? गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त ने किस शहर का निर्माण किया था? किस शहर का वास्तुकार मानते गोविंद गुप्त को? पढ़ाया था ना अभी थोड़े पहले, भूल गए? राजगिरी का। क्या होगा? तो राजगिरी का होगा। ठीक है, गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? छोटा भाई था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? छोटा भाई था। ठीक है, छोटा पुत्र था। छोटा पुत्र क्या? कांसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कांस को ब्रॉन्ज। ठीक है, बिहार में बौद्ध, जिसको नहीं समझ में आएगा, हिंदी इंग्लिश में दिक्कत होगा बोलिएगा, ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है, बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है?
तो बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है, या फिर बौद्धिज्म फिलोसफी के लिए, ठीक है। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाइहान किसके शासनकाल में आया था, तो क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, या फिर विक्रमादित्य कहेंगे। जब यहाँ पे फाइहान जब पहुंचा तो यहाँ का प्रिंसिपल कौन थे? प्रिंसिपल? शीलभद्र, ठीक है, बिल्कुल। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, जहां रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? किसने कहा? फाइहान ने, ठीक है, बिल्कुल, फाइहान ने, बिल्कुल। गुप्त संवत, पिक्चर नहीं आएगा, पिक्चर हॉल थोड़ी ना ऐसे पिक्चर आएगा, ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, कट कर आइए दिखेगा स्क्रीन, ठीक है। पहले तो बैकग्राउंड में जो संगीत जो बज रहा है उसको पहले बंद कीजिए और कट कर आइए, जरूर आपको पिक्चर आएगी, ठीक है। गुप्त संवत का आरंभ कहाँ होता है, 320 कब होता है, क्या बताएंगे? 320 में, ठीक है। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, तो समुद्रगुप्त को बोलते हैं भारत का नेपोलियन, ठीक है। सौराष्ट्र और मालवा के क्षेत्र में विजय किस गुप्त सम्राट ने प्राप्त की थी, क्या बताएंगे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। किसके सहायता से प्राप्त की थी, तो क्या बताएंगे? बताया था अभी जस्ट थोड़ा पहले, अपने पुत्री की सहायता से। प्रभावती गुप्त का विवाह किस वंश में हुआ था? नाग। वाकाटक। नाग क्या था? उसकी माँ का नाम था कुमार देवी नाग। प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन है? हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? किसने किए थे? समुद्रगुप्त ने। दक्षिण भारत के कितने राजाओं को पराजित किया था इन्होंने? जल्दी। 12। उत्तर के 9। तो किधर के राजाओं को पराजित करने के बाद उनके राज्य को लौटा दिया? दक्षिण, ठीक है, ध्यान, दक्षिण लौटा देता। हाँ। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा मिलती है, क्या बताएंगे? समुद्रगुप्त, ठीक है। गुप्त सम्राट के पतन के क्या कारण थे? ठीक है, तो ध्यान में रखना, आर्थिक संकट छोड़ के, आर्थिक संकट नहीं होगा, बाकी सारे कारण थे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो मिहिर कुल का आक्रमण किसके समय? तो नरसिंह गुप्त के समय में हुआ था, ठीक है, मिहिर कुल का आक्रमण, ठीक है। बताना है आगे, ठीक है। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इसमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? ठीक है, तो 12 मिहिर तो थे, ठीक है, ध्यान में। ब्रह्मगुप्त भी थे, आर्यभट्ट भी थे, ठीक है। पाणिनि नहीं थे, पाणिनि का संबंध मौर्य से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ, पाणिनि को छोड़ के नंदर और मौर्य के दौरान पाणिनि थे, ठीक है, ठीक है। क्या बताइए, बताइए। नंद और मौर्य के दौरान पाणिनि थे, गुप्ता के समय इनका कोई रिश्ता नहीं था, ठीक है। हाँ, क्या? पतंजलि, हाँ, वो पुष्यमित्र उनके पुरोहित थे वो, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ जो करवाए थे तो उसमें पुरोहित के काम यही थे, ठीक है। मगध के परवर्ती गुप्त के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मगध के परवर्ती गुप्त राजवंश का संस्थापक की बात करेंगे, कृष्णगुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कृष्णगुप्त हो जाएंगे, ठीक है। मगध के किस परवर्ती शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो उनका नाम क्या था? कुमारगुप्त तृतीय, ठीक है, ये उसमें मिसिंग था, कुमारगुप्त तृतीय। मौखरी शासक ने किसे परास्त करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो क्या बताएंगे? दामोदर गुप्त। क्या हो जाएंगे? दामोदर गुप्त। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र का अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था? क्या बताएंगे? माधव गुप्त। देखिए, ये सब नहीं पढ़ा हुआ तो नया लग रहा है ना, उधर कैसे बन रहा था, पढ़ा दिए थे तो अच्छे से। इधर ये उसमें नहीं दिया था परवर्ती गुप्त के बारे में, तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। गुप्त के बाद, परवर्ती मतलब बाद, गुप्त के बाद भी ना ये चल रहा था थोड़ा समय के लिए, तो हाँ, छोटा मोटा था, ठीक है, विशेष क्षेत्र में, तो उनको परवर्ती गुप्त कहते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत, ठीक है, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित होगी, जिसका अंत किसने किया था? एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है, आदित्य सेन ने, कई बार पूछा गया, ठीक है। तो बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी, और इसी का गुस्सा लेने के लिए तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पे आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो ये लोग गुस्सा गए थे, ठीक है। तो ये बिहार का किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने, ठीक, अर्जुन नाम था उसका, चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। उसके बाद तिब्बत और नेपाल की संयुक्त सेना ने मतलब क्या, बिहार पर आक्रमण किया था, अधिकार भी कर लिया था। आदित्य सेन ने इससे बाद में इन लोगों को भगा दिया था, ठीक है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो क्या बताएं, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो आदित्य सेन ने किया था। किसने किया था?
ध्यान में रखेंगे तो किसने किया था, तो आदित्य सेन ने किया था, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्या बताएंगे, जीवित गुप्त द्वितीय। जीवित गुप्त द्वितीय। तो ध्यान में रखना है, क्या नाम था उनका, जीवित गुप्त। क्या नाम था, जीवित गुप्त सेकंड था, ठीक है, ध्यान में रखना। बताना, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहते थे, असंख्य शत्रुओं का विजेता किनको कहा जाता था, ठीक है, क्या बताएंगे, कृष्ण गुप्त को कहते थे। किनको कहते थे, कृष्ण गुप्त को कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद मगध के परवर्ती गुप्त शासक का उसके उपाधियों को सुमेलित करना है, ठीक है, इनके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। हर्षगुप्त का क्या था, तो ध्यान में रखेंगे, और कुमार गुप्त का क्या था, जीवित गुप्त का क्या था, आदित्य सेन का क्या था, ठीक है, तो इसको जरा देखना पड़ेगा। सी आंसर लिया है, एक का मतलब 2, हर्षगुप्त का था वीर योद्धा, ठीक है, बी का लिया है 3, मतलब कुमार गुप्त का था राजाओं में सिरमौर, ठीक है। जीवित गुप्त का बात करेंगे तो महाराजा धीराज, ये पूछते हैं, ठीक है, जीवित गुप्त वाला याद रखना। आदित्य सेन को ये भी पूछते हैं, ठीक है, जीवित गुप्त और आदित्य सेन से प्रश्न पूछा जाता है, परम भट्टारक महाराजा धीराज कहते थे इनको, ठीक है। अब आते हैं मगध के किस पर्वत, सर कुमार गुप्त वाला तो ये था ना, जीवित महाराजा धीराज, कुमार गुप्त का महाराजा धीराज दिया ना, गलती लगा दी क्या हम, चलो बताए, ए का क्या होगा, ए का 2, ठीक है, बी का 4, ठीक है, और सी का 3 ही है, ठीक है, और डी का 1, ठीक है, यही है ना। तो आदित्य सेन का परम भट्टारक महाराजा धीराज, ठीक है, और हर्षगुप्त का वीर योद्धा, कुमार गुप्त का महाराजा धीराज, और जीवित गुप्त का बात करेंगे राजाओं में शिरमौर, ठीक है। इसीलिए वो ये कुमार गुप्त जो है ना, ये कुमार गुप्त द्वितीय है, ठीक है, पूर्ववर्ती गुप्त में आते हैं, कुमार गुप्त प्रथम दूसरा था जिन्होंने नंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था, तो क्या नाम था उनका, जीवित गुप्त, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है, शक्तिशाली शासक थे। हर्षवर्धन की मृत्यु कर मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो आदित्य सेन, ठीक है, दोनों नाम काफी अधिक महत्वपूर्ण है। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत, ठीक है, वांग हुंगयांग, क्या लिखा हुआ है, वांग हुएन तसे भारत आया था, क्या नाम था उनका, आदित्य सेन, वांग हुएन तसे भारत आया था आदित्य सेन के शासनकाल में, ठीक है। मगध के परवर्ती गुप्त, हो सकता है, ठीक है, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है, ठीक है, तो सही क्रम ध्यान में, सबसे पहले कृष्ण गुप्त है, हर्षगुप्त है, जीवित गुप्त है, कुमार गुप्त है, दामोदर गुप्त है, महासेन गुप्त है, देवगुप्त है, माधव गुप्त है, ध्यान में आदित्य सेन है, ठीक है, आदित्य सेन बाद में है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलते आगे, यहाँ से प्रश्न कम पूछा जाता है इसलिए चिंता का विषय है नहीं, यहां से आता है, ठीक है। गुप्तोत्तर युग बिहार की बात करें, चीनी यात्री इसिंग बिहार का भ्रमण कब किया था, तो 673 में किया था, तो ये तारीख नहीं देगा, ठीक है, यहाँ लिख देगा 7वीं सेंचुरी या फिर 7th सेंचुरी लिखा रहता है, ठीक है, 7वीं शताब्दी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो 673 या फिर 7वीं शताब्दी, ठीक है, 10 वर्षों के आसपास, लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। तो इसका तारीख 673, 674, 675 सब लेता है, इसलिए 7वीं शताब्दी याद रखना है, ठीक है। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय था, तो क्या बताएंगे, तो नालंदा, कौन था, नालंदा था, ठीक है। चीनी यात्री हुएनसोंग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया, तो नालंदा का किया, ठीक है। हुएनसोंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की, तो 635 में की, ठीक है, बिल्कुल। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था, शशांक था, ठीक है, बड़ा गधा टाइप का शासक था ये, ठीक है। इसकी हत्या किसने की थी, शशांक की हत्या किसने किया था, इसकी हत्या हर्षवर्धन ने किया था, ठीक है। हर्षवर्धन के भाई की हत्या इसने कर दी थी, ठीक है। इसका दोस्त जो था ना, हर्षवर्धन के जीजा को मार दिया था, ठीक है। अब आते पालकालीन बिहार पढ़ेंगे, इससे भी प्रश्न बन जाएगा क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। देखिए इसे कैसे, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र में से किस राज्य में अवस्थित है, तो क्या बताएंगे, बिहार में, ठीक है। पाल वन के संस्थापक बताइए, तो गोपाल हो जाएंगे, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो धर्मपाल हो जाएंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी, तो पाल वंश के शासक ने की थी, ठीक है, बताना है, ठीक है। आधुनिक बिहार में किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो क्या बताएंगे, तो भागलपुर में है। नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था, तो हर्षवर्धन ने दिए थे, धर्मपाल ने भी दिए थे और देवपाल ने भी दिए थे, ठीक है। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, देवपाल, ठीक है, ध्यान में देवपाल, ठीक है। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया, तो ध्यान रखें, जब भी शासक का नाम आएगा तो क्या ट्रिक बताया हूं,
जब भी शासक का नाम आएगा तो क्या होगा? महायान। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी शासक का नाम आएगा तो महायान। ठीक है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक नालंदा में एक बौद्ध मठ स्थापना करवाना चाहता था? कौन सा था? देवपाल। तो शासक का नाम क्या था? बालपुत्र देव। कितने गांव मांगा था? कितने गांव उसने मांग रखे थे इससे? तो 5 गांव बोला था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव का दान में दिया? तो क्या बताएंगे? धर्मपाल ने दिया। ठीक है, धर्मपाल, गोपाल नहीं। ठीक है, किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना किसने करवाई थी? उदंतपुरी में। ठीक है, गोपाल ने करवाई थी। किस काल में कांसे की मूर्तियों का निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था? तो क्या बताएंगे? पाल युग में। और यहाँ पे जो कांसे की मूर्तियों का निर्माण इस शैली में निर्णायक दिन किसकी थी? किसने दिया था? पिता और पुत्र का नाम क्या बताया था मैं? धीमन और बिटपाल। ठीक है, अगर कांसे नहीं तो सांचेदार मूर्ति भी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? सांचेदार मूर्ति। ठीक है, फ्रेम वाला। ठीक है, पालकालीन कांस्य मूर्ति के कलाकार धीमन एवं बिटपाल कहाँ के थे दोनों? ठीक है, तो नालंदा के थे। ठीक है, ध्यान रखें। दोनों, धीमन का पुत्र का नाम क्या था? तो बिटपाल था। ठीक है, ध्यान रखें, दोनों के दोनों पिता और पुत्र थे। ठीक है, बताने किसने जावा के शासक बेट्ठल पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बिहार, ठीक है, कि देख रेख के लिए 5 गांव अनुदान देने की बात कही थी? ठीक है, बालपुत्र देव नाम था, बेल्लटपुट भी कहते हैं इनको। ठीक है, देवपाल। बौद्ध विद्वानों में शांति रखी तो अतीश दीपंकर किस काल में तिब्बत गए थे? तो क्या बताएंगे? पाल काल में गए थे। तो तिब्बत में आप जाओगे ना तो इनका काफी रिस्पेक्ट है। ठीक है, चीन भी गए थे, तिब्बत के बाद ही चीन भी गए थे। तो शांति रखी और अतीश दीपंकर, तो चीन में भी प्रतिमा वगैरह इनका दिख जाता है, वहां से भी कुछ विद्वान आए थे, ये लोग भी गए थे, वहां से तो आते ही रहते थे। बिहार में पाल काल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान में रखिएगा, तो पाल शासक वर्णाश्रम धर्म के पालन के खिलाफ थे, तो ये गलत है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सबके साथ सही है। देवपाल में नागरहारा के वीर देव को नालंदा का पुरोहित नियुक्त किया। ठीक है, नालंदा में देवपाल के नाम पर एक बाजार या हाट था। ठीक है, 13वीं सदी के प्रारंभ में बुद्ध सेन नालंदा बिहार का संरक्षक था, तो ये भी ठीक है। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है, बाकी ये गलत है। वर्णाश्रम धर्म के पालन के खिलाफ थे, तो ऐसा नहीं थे। पाल शासक बौद्ध थे और ख्याल रखते थे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। बात करेंगे स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने, ठीक है, नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा देख रेख के लिए, ठीक है, अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना की थी। क्या नाम था उसका? 64वीं बीपीएससी में पूछा है, बालपुत्र देव। ठीक है, पालकालीन कांसे की प्रतिमाएं सांचे में ढाली जाती थी, इसका साक्ष्य प्रमाण कहां से मिलता है आपको? तो नालंदा के कुकरीहार से। ध्यान में रखना, नालंदा एवं कुकरीहार से। कुकरीहार गया में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? इंपॉर्टेंट जगह है, कुकरीहार गया में मिलता है। तो जो प्रतिमाएं जो बनाई जाती थी कांस की, कैसी होती थी? सांचे में ढली होती थी, फ्रेम। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिटपाल किसके समकालीन थे? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में, किसके समय? धर्मपाल और देवपाल दोनों के समकालीन थे। VBI क्वेश्चन है, ध्यान रखें। कहाँ के निवासी थे दोनों बच्चे? कहाँ के थे ये? ठीक है, कहाँ के थे? तो नालंदा के थे। ठीक है, ध्यान रखें, कहाँ के थे? नालंदा के थे। चित्रित पांडुलिपि, ठीक है, अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञा परमित और पंचरस किस युग की देन है? तो क्या बताएंगे? तो ये चित्रित पांडुलिपि है। ठीक है, तो ये पाल युग के। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र के रूप में कहां से प्राप्त हुआ है? भित्ति चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो क्या बताएंगे? तो कहां से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे। ठीक है, कहां से आदेश प्रसारित करते थे? तो पाटलिपुत्र से। कहां से? तो पाटलिपुत्र से करते थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे आगे। ठीक है, पाल शासक में, ठीक है, श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। किनको कहते थे श्रीनगर भुक्ति? तो मगध को कहते थे। ठीक है, बिल्कुल मगध को कहते थे। ठीक है, बात करेंगे देवपाल की अनुमति से। देवपाल की अनुमति से सुमित्रा के राजा बालपुत्र देव ने कहा विदेशी विद्यार्थियों के लिए छायावास का निर्माण करवाया था? तो क्या बताएंगे? तो नालंदा में करवाया था। ठीक है, मिथिला के कर्नाट नहीं पढ़वाया, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। मिथिला के कर्नाट पढ़वा देंगे तो चीजें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मिथिला के कर्नाट एक बार पढ़ा देंगे तो उसके बाद बताऊंगा कि मिथिला के कर्नाट से प्रश्न पूछा जाता है। मिथिला के कर्नाट मेनली, ठीक है, मेडिवल का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, किसका हिस्सा है? मेडिवल का हिस्सा है, ये प्राचीन का हिस्सा नहीं है। तो मेडिवल जब पढ़ाएंगे तो वहां पे मैं ये इसको करवा देंगे। ठीक है, तो मिथिला के कर्नाट छोड़ रहा हूँ, बाकी जितना भी एनिसेंट के प्रश्न जो बनते हैं ऑब्जेक्टिव का, वो मैंने आपको